सर 75-76 साल से चाहे वो यूएन है या ओआईसी है, ये जो दोनों मुसलमानों के जो इश्यूज़ हैं फ़लस्तीन और कश्मीर, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं बुरी तरह नाकाम रही हैं ये दोनों मसले हल कराने में। अब भारत जो है वो 5 अगस्त के बाद और अब वहाँ पे भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तो हमेशा जो अपनी एक बात करता रहा, अब दो टोक पाकिस्तान की तरफ से क्या इकदाम किए जाएंगे ताकि भारत को इसी जगह पे रोक दिया जाए? बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक होगा। हम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के साथ हम अपना उस मौक़िफ़ हमारा जो है वो कायम रहेगा। और दूसरा ये है कि जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को अमल दरामद नहीं हो सकता, उस वक्त तक हम पाकिस्तान जो है वो उनके कश्मीरी अवाम की जो मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो जारी रखेगा। और मैं समझता हूँ कि इस मौक़िफ़ की बार बार जो एक है उसको रीइटरेट करने की भी बहुत ज़रूरत है, और न सिर्फ कश्मीरियों के लिए बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी। और मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं कि कश्मीरियों को भी एहसास है कि पाकिस्तान बिल्कुल सॉलिडली कश्मीरी मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है, कश्मीरियों के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है। और जब तक ये रेजोल्यूशन पे अमल दरामद नहीं होगा तो पाकिस्तान उनको अपनी कोशिशें वो जारी रखेगा। अब्दुल्ला मोहम्मद। अब्दुल्ला मोहम्मद डॉन न्यूज़ से। बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं ओआईसी या अक़वाम मुत्तहिदा, उसकी जानिब से तो कोई कारकर्दगी सामने नहीं, वो हमारे सामने है। 2019 से अब तक जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी ख़त्म किया गया, हमारी बतौर स्टेट क्या कमज़ोरियाँ है कि हम इंटरनेशनल दुनिया को कायल नहीं कर सके? एक दूसरा ये कि क्या इसमें कोई हकीकत है जो बाद हलकों में रिपोर्ट हो रही है कि कश्मीर में जो चेंजेस आ रही है बिहाइंड द डोर, कोई मुज़ाकरात, कोई कम्युनिकेशन, कोई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इस वक्त चल रही है? थैंक यू। एक तो ये है कि मैं सच्ची बात यह है कि इस बात पे को एग्री नहीं करूंगा कि हमने इंटरनेशनल मीडिया को अप्राइज नहीं किया। मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल मीडिया में 5 अगस्त 2019 के बाद जितनी कश्मीर के ऊपर कवरेज हुई है वो गालिबन पहले शायद ही हुई होगी। और जितना भी अगर आप इंटरनेशनल प्रेस, मैं बड़ा उसको रेगुलरली न सिर्फ मॉनिटर करता हूं बल्कि मैं कश्मीर रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसको कोलेट भी करता हूं। जब मैं कंपेयर करता हूं तो वो काफ़ी बेहतर जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पाकिस्तान के जो एक पॉइंट ऑफ व्यू की रिफ्लेक्शन वो रेगुलरली आती रह गई है। दूसरा क्वेश्चन आपका था विद रिगार्ड टू अब्दुल्ला साहब, बैकडोर जी, कोई डायलॉग जो उनसे है तो इस वक्त कोई पाकिस्तान का या हिंदुस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं चल रहा। ऐसा जो आपकी नज़रों से ओझल जी, मेरी नज़रों से कोई ओझल नहीं है जी, मैं आपको बता सकता हूँ। राशिदा सियाल। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। राशिदा सियाल अब तक से। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो आर्टिकल 370 का मामला है इसके ऊपर चाइना की भी रिजर्वेशंस हैं लद्दाख को लेकर, तो पाकिस्तान क्या चाइना के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर कोई स्ट्रेटजी बना सकता है? क्या आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस मामले के हवाले से या नहीं? सेकेंडली, आर्टिकल 370 के पीछे इंटेंशन जो है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की, वो ये है कि वहाँ डेमोग्राफिक तब्दीली लाई जाए। अब इसके बाद आप क्या समझते हैं कि वो राह ज्यादा हमवार हो जाएगी मोदी सरकार के लिए? एक तो नंबर वन, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि चाइना को भी बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है, पर्टिकुलरली ऑन द डिवीजन ऑफ द ये है अपना स्टेट, उनके कुछ कंसर्न्स हैं। और लेकिन ये है कि एज पर एज कोऑर्डिनेशन ऑफ पाकिस्तान पोजीशन, तो पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपने एक लायामल वो अख्तियार करता है और उसके लिए आपको किसी और मुल्क के साथ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती। इजाज साहब, GNN। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो माज़रत थोड़ा ताख़ीर हो गई मुझे आने में। FBI के डायरेक्टर इंडिया में है, वो जो अमेरिका में कत्ल की साजिश की थी भारत ने, एक तो उस पर कमेंट कर दीजिए। दूसरा ये लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ा तो कश्मीर ही है,
उसी तनाज़े की बुनियाद पर इंडिया को जब मौका मिलता है वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरस पर अगेदने की कोशिश करता है। लेकिन हमें जब भी मौके मिलते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी वही ओरिजिनल स्टाइल जो है जो डिप्लोमेसी में होता है नॉर्मली, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और बड़ा लेथार्जी सी दिखाई देती है। हम ऐसे मौक़ों से एग्रेसिव डिप्लोमेसी के लिए क्यों नहीं फ़ायदे उठाते? कम अज़ कम आप मेरे से तो एक्सपेक्ट ना